चलिए देखो यहां से समझना, ध्यान दे दो। देखो मैं यहां से अगर आपको बोलूं कि ए का कुल के साथ में, इस ए का कुल के साथ में जो अनुपात है वो कितना देके रखा है, जैसे 2/3 है, ठीक है ना। इस ए का कुल के साथ में जो अनुपात है वो 2/3 है। अब इस कुल से क्या समझते हैं, जैसे अपने पास में 3 आदमी हैं, ए था, बी था और सी था, ठीक है ना। चलिए अपने पास में 3 आदमी हैं, तो इस कुल का मतलब क्या हो गया कि वो तीनों के मिलाकर बातें कर रहा था, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बात को समझना, जैसे ए बटे में, इस कुल के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी अपन यहां से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इन दोनों को अगर आपको अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर लिखना हो तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर इन दोनों की मदद से अपन क्या क्या लिख सकते हैं। देखो यहां से समझने की कोशिश करना। देखो यहां से इन दोनों की मदद से, मतलब ये जो अपने पास में लिखा हुआ है इसकी मदद से अपन ये लिख सकते हैं, पहली बात तो कि इस ए का ए प्लस बी प्लस सी के साथ में जो अनुपात है वो आप बोलेंगे भाई कितना है, 2/3 है, ठीक है ना। पहली बात तो अपन ये लिख लेंगे। लेकिन यहां से आप लोग मुझे ये बताइए कि इस ए का बी प्लस सी के साथ में कितना अनुपात है, ये बात लिख सकते हैं क्या। जैसे मैंने यहां से इसका अनुपात तो आराम से लिख लिया, क्या इन दोनों का प्रयोग करके आप इस बात को लिख सकते हैं क्या, जैसे इस ए का बी प्लस सी के साथ में कितना अनुपात है। देखो यहां से आप अगर इन तीनों को जोड़ेंगे ना, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना बन रहा था, मतलब तीनों का योग बन रहा था, ठीक है ना। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बन रहा था। क्या आप ये बता सकते हैं क्या, देखो ऐसे सोचो चीजों को कि ए नाम के बच्चे के पास में 2 रुपए है और ए बी सी तीनों के पैसे मिला लिए जाए तो कितने रुपए हैं, 3 रुपए हैं, ठीक है ना। बस अपन को अलग अलग लिखना है। जैसे इस एक के पास तो कितने रुपए हैं, आप बोलेंगे सर एक के पास तो कितने रुपए हैं, 2 रुपए हैं, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आप मुझे बताइए कि इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, आप बोलेंगे 3 होना चाहिए, तो इन दोनों के पास में कितना बचा, एक बच्चा है, यही तो बोलेंगे अपन, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, आप बोलेंगे सर 3 होना चाहिए। बस अपन ये अनुपात कैसे लिखेंगे, देखो एक के पास कितना है ये तो अपन को दे के रखा ही 2, टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, तो फिर इसको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है ना। चले देखो यहां से इस बात को समझना, जैसे बी बटे में ए प्लस बी प्लस सी, जैसे मैं आपको बोलूं कि 1/5 है, क्या आप इससे ये लिखकर बता सकते हैं क्या, बताइए क्या होगा। चलिए आप बोलेंगे सर बी प्लस ए प्लस सी, मतलब तीनों की अगर बात करेगा तो तीनों का योग कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, जिसमें से बी का अपन को कितना दे के रखा है, 1 दे के रखा है, ठीक है ना। अब योग 5 बनाने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। तो मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं कि इससे अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो जरूरत कहां पड़ेगी, इस बात को भी समझिए। जरूरत अपन को यहां पर पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बोला कि इस ए का ए प्लस बी प्लस सी के साथ में अनुपात 1/6 है, ठीक है ना। चलिए तो इस बात से आप लोग ये लिख सकते हैं कि सर इस एक का 1 है तो इन दोनों का मिलाकर 5 होगा,
तभी तो तीनों का योग कितना बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है ना। चलिए फिर यहां से देखो, मतलब सवाल में अपन को क्या दे के रखा था, एक बात तो अपन को सवाल में ये दे के रखी थी। ठीक है ना। दूसरी बात सवाल में अपन को दे के रखा था कि बी और सी का जो अनुपात है वो 7:3 है। बात को समझना। ठीक है ना। सवाल में ये जो बात है ये अपन को नहीं दे के रखा, ये तो अपन लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए सवाल में अपन को बस दो चीजें दे के रखा है कि इस ए का ए प्लस बी प्लस सी के साथ में अनुपात कितना है, 1:6। और यहां से बी अनुपात सी कितना है, आप बोलेंगे 7:3 है। आपको यहां से ए बी और सी के अनुपात को लिखना है। ठीक है ना। आपका काम क्या है, बात को समझना, इन दोनों की मदद से आपको क्या लिखना है, ए बी सी के अनुपात को लिखना है। ठीक है ना। चलिए तो यहां से देखो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब नया नया सवाल आएगा तो आप हो सके नहीं सोच पाए नए नए सवालों में। ठीक है ना। लेकिन यहां से समझने की कोशिश करना अपन कैसे निकालेंगे, बात को समझना। देखो यहां पर मुझे बी और सी का अनुपात दे के रखा है। ठीक है। अगर बी और सी का अनुपात दे के रखा है तो बी और सी मिलाकर कितना बन रहा था, आप बोलेंगे सर 10 बन रहा था। बात समझ में आ रही है। अपन को यहां से बी और सी का अनुपात दे के रखा है, अगर बी और सी को अपन मिला ले तो ये टोटल मिलाकर कितना बन रहा था, 10 बन रहा था। चलिए अभी ना दोनों में थोड़ा सा दिमाग अपन को ऐसे लगाना पड़ेगा, भाई इससे ज्यादा से ज्यादा अपन बस इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ लिख नहीं पाएंगे। ठीक है ना। चलिए जैसे आप बोलेंगे सर इसकी मदद से अपन ये लिखेंगे, तो ए का मान तो 1 हो गया और बी और सी का मिलाकर मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, इन दोनों की मदद से आप आराम से थोड़ा सा चीजों को बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, आप यहां से बोलेंगे तो बी और सी का योग मिलाकर कितना है, आप बोलेंगे 10 है। यहां पर आपने देखा तो बी और सी का योग मिलाकर कितना है, 5 है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि बी प्लस सी उधर अलग योग बना रहा हो और इधर अलग योग बना रहा हो? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, बी और सी के योग को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है ना। यहां से बी और सी मिलाकर 10 बना रहा था, यहां पर बी और सी मिलाकर कितना बना रहा है, 5 बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए अच्छा, बी प्लस सी के योग को बराबर करने के लिए बताइए कौन सी संख्या को किधर गुणा करेंगे। देखो इस बात को मैं इधर लिख रहा हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। इस ए का बी प्लस सी के साथ में यहां से 1:5। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से ज्यादा अपन यही कर पाएंगे कि ऊपर बी प्लस सी मिलाकर यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी प्लस सी। ठीक है ना। यहां पर बी प्लस सी मिलाकर 10 है, यहां पर बी प्लस सी मिलाकर 5 है। लेकिन अपन को इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि अलग नहीं हो सकते। बी और सी का योग वहां पर भी उतना ही होना चाहिए और नीचे भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे आप नीचे वाले को 2 से गुणा करेंगे, देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, इस 2 को 5 से गुणा करेंगे 10। क्या अब योग बराबर नहीं हो गया, क्या आराम से बराबर हो गया। ठीक है ना। चलिए जैसे 2 को आप गुणा करेंगे वैसे देखो योग बराबर हो गया। यहां पर भी बी और सी का योग 10 हो गया, यहां पर भी बी और सी का योग कितना हो गया, 10 हो गया। आपकी मर्जी पड़े उन संख्या से गुणा कर सकते हैं बराबर बनाने के लिए। ठीक है ना। जैसे अपन ने सीखा तो था कि ए अनुपात बी 2:3 है और यहां से 5:4 है। जैसे मान लो अपन को इन दोनों को बराबर बनाना था तो ऊपर 4 से गुणा करते थे, नीचे 3 से गुणा करते थे। वैसे यहां पर करेंगे, अपन को इस 10 को और इस 10 को और इस 5 को क्या करना था, बराबर बनाना था। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर b प्लस सी मिलाकर 10 था
यहां पर b प्लस c मिलाकर कितना है 5 है। तो अपन बराबर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले को 2 से गुणा कर दो। अब यहां से अपनी जो समीकरण है वो बैलेंस हो गई, क्योंकि b और c का योग ऊपर भी 10 है और b और c का योग नीचे भी कितना है, आप बोलेंगे 10 है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अब आप लोग क्या करेंगे, अब ए बी सी का कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो इन दोनों की मदद से बस आपको चीजें लिखनी है, बहुत आसान है। देखो इस ए का मान कितना हो गया, आप बोलेंगे 2 हो गया। यहां से बी का मान कितना हो गया, 7 हो गया। और यहां से सी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो फिर अपना अनुपात कितना बनेगा, 2 7 और 3 बनेगा, ठीक है ना। चलिए जब भी पेपर में ये सवाल आएगा तो आपके सेम ही रिपीट करेगा। बात आ रही समझ में, जब भी इस पैटर्न का सवाल पेपर में आएगा तो ये सेम ही रिपीट करेगा। तो इस वजह से ऐसे सवालों को थोड़ा सा याद रखना कि चीजों को बैलेंस कैसे करना है। जैसे यहां से आप लोग मुझे बताइए, चलिए यहां से आपको निकालना है ए बी सी का अनुपात निकालना है। थोड़ा जल्दी बोला करो सर, जल्दी पढ़ाऊंगा तो आप कैच नहीं कर पाएंगे। चलिए देखो यहां से इसकी मदद से अपन क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर इस ए का b प्लस सी के साथ अनुपात लिखेंगे। इस ए का मान तो 1 है और इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए ऊपर नीचे को कैसे देखेंगे, भाई कोई संख्या कॉमन थोड़ी है। जैसे ऊपर भी ए होता नीचे भी ए होता तो उन दोनों को बराबर कर देते हैं, लेकिन ऊपर नीचे में कुछ भी संख्या कॉमन नहीं है। यहां से अपन को योग ही बराबर करना पड़ेगा। ऊपर योग जोड़ेंगे तो 14 बन रहा था, नीचे बी और सी का योग कितना बन रहा है, 7 बन रहा है, ठीक है ना। इन दोनों को बराबर करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा। देखो 2 को 1 से गुणा किया 2 मिला, 2 को 7 से गुणा किया 14 मिला। अब देखो योग यहां पर 14 था बी और सी का, यहां पर बी और सी का योग 14 हो गया। अब डायरेक्ट ही आप ए बी सी का अनुपात लिख लो, ठीक है ना। सिंगल सिंगल संख्या को देख लो, भाई ए के नीचे 2 है तो यहां से 2 हो गया। इस बी के नीचे 9 है तो यहां से 9 हो गया। सी के नीचे 5 है तो यहां से कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। तो फिर अपना ए बी सी का जो अनुपात है वो कितना जाएगा, 2 9 और 5 हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक सवाल करवाता हूं, क्या नहीं करवाई क्या। चलिए देखो बनाइए सवाल को। सवाल में बोला गया था एक निश्चित धनराशि को ए बी सी के बीच में विभाजित किया जाता है। ए को कुल राशि में से 1/3 मिलता है। इस लाइन से क्या समझे कि ए बटे में कुल की बात कर रहा था, कुल मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना बोला था, 1/3। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, भाई बड़ा वाला नंबर तो तीनों को मिलाकर मिलेगा और छोटा वाला नंबर सिंगल को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए
फिर सवाल में बोला गया था कि बी को सी से 3 गुना। इसका मतलब क्या हुआ कि बी अनुपात सी अपन को कितना दे के रखा है, 3:1 दे के रखा है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, सवाल में अपन को बोला गया था कि सी को ऐसे 1200 कम मिलते हैं, एक का हिस्सा ज्ञात करो। देखो यहां से इन दोनों की मदद से अगर आपने ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया, फिर सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले इन दोनों की मदद से ए बी सी का अनुपात निकालो, उसके बाद तो सवाल बहुत आसान है। तीनों का अनुपात निकालने के बाद में एक इकाई का मान निकाल देना। कैसे भाई? सी और ए का अंतर 1200 दे के रखा है, एक इकाई का मान निकाल लेना, उसके बाद में जो पूछा है उससे गुणा कर लेना। चलिए, देखो यहां से बात को समझना। सवाल में बोला गया था कि ए को कुल राशि में से 1/3 बोला गया था, ठीक है ना? तो यहां से ए का कुल राशि मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो अनुपात था वो 1/3। फिर इस सवाल में बोला गया था कि इस बी को 3 गुना मिलेगा। अगर इस बी को 3 गुना मिलेगा तो बी का 3 हो गया और सी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी इन दोनों को हल करना अपन ने सीखा है, ठीक है ना? कैसे हल करेंगे? आप बोलेंगे सर इसकी मदद से अपन क्या लिख सकते थे? ए अनुपात बी प्लस सी अपन लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 1:, यहां से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, अब यहां से योग को बराबर करो। ऊपर 3 और 1 मिलाकर योग कितना? 4। नीचे यहां से योग कितना? 2। तो यहां से बराबर करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा। ये अपना 2 हो गया और अपना 4 हो गया, ठीक है ना? चलिए, अब यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे मिलेगा? भाई ए के नीचे 2 है तो यहां से 2 हो जाएगा। इस बी के नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा। सी के नीचे 1 है तो 1 हो जाएगा। जैसे ए बी सी का अनुपात आया, अब कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना? देखो मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि ये जो शब्द दिए जाते हैं कम, ज्यादा, अधिक, इन सब का मतलब क्या होता है? अंतर होता है, ठीक है ना? चलिए, सवाल में अपन को क्या बोला गया था कि सी को ए से 1200 कम मिलते हैं। 1200 कम का मतलब क्या हो गया कि सी और ए का अंतर कितना दे के रखा है? 1200 दे के रखा है, ठीक है ना? इतना आने के बाद में तो सवाल बहुत आसान है, एक इकाई का मान निकालना। सवाल में जो 1200 है वो अपन को क्या दे के रखा था? अंतर दे के रखा था। किस किस का अंतर? आप बोलेंगे सर सी और ए का अंतर दे के रखा है। यहां से सी और ए का अंतर निकालेंगे तो यहां से कितना है? आप बोलेंगे 1 है, ठीक है ना? अगर एक इकाई का मान 1200 है तो फिर सवाल में किसका हिस्सा पूछा है? एक का हिस्सा पूछा है। तो इस एक की गुणा किससे करेंगे? 1200 से करेंगे। तो अपना एक का हिस्सा कितना मिलेगा? 2400 मिलेगा, ठीक है ना? तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो इस सवाल में जो समझने वाली बात थी वो यही थी कि इन दोनों अनुपात की मदद से आप ये वाला अनुपात निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? अगर ये अनुपात आपने निकाल लिया, उसके बाद तो कुछ नहीं था, एक इकाई का मान निकालो, जो पूछा गया था उससे गुणा कर लो, ठीक है ना?
तो जब भी आपका ये सवाल रिपीट करेगा तो सेम ही रिपीट करेगा, क्योंकि ऐसे सवाल पेपर में सेम ही रिपीट करते हैं, बहुत ज्यादा इनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। मतलब यहां तक तो सेम रिपीट करेगा। जैसे आप इन तीनों का अनुपात लिखेंगे फिर सवाल बदल सकता है, मतलब ये नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन जो स्टार्टिंग वाली बातें अपन को दे के रखा था, ये अनुपात वाली, ये तो वो सेम ही देगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। फिर इसके बाद वाला सवाल को वो चेंज कर सकता है, वो सवाल को कैसे देता है वो उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों की मदद से ये अनुपात निकाल लिया, फिर सवाल नॉर्मल सवाल बन जाएगा, चाहे वो कोई सा भी सवाल दे। चलिए, जैसे आप लोग इस सवाल को बनाइए, इनसे मत घबराओ, ये सवाल बहुत आसान है, पेपर में जब भी आएंगे ये सेम ही रिपीट करेंगे आपके पेपर में, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करेगा बस, ठीक है ना। चलिए देखो, ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं जिसकी कुल पूंजी 33,000 है। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ हुआ, कुल लाभ 15,000, जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500 मिला, बी को 5500 मिला, तो सी की अपन को क्या ज्ञात करना है, पूंजी ज्ञात करना है। आप मुझे बस इतना बताइए, आप मुझे बस इतना बताइए कि टोटल मिलाकर लाभ कितना हो रहा था। आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर 15,000 का लाभ था। इस 15,000 में से ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, क्या आप बता सकते हैं क्या? भाई सवाल में बोला है, अपन को बोला गया था कि 15,000 में से इस ए को कितना मिलेगा। आप बोलेंगे सर 4500, और 15,000 में से इस बी को कितना मिलेगा, 5500 मिलेगा, तो फिर बचा हुआ किसको मिल जाएगा? आप बोलेंगे सर सी को मिल जाएगा, तो यहां से कितना बचा, 5,000 बचा, ठीक है ना। भाई टोटल मिलाकर लाभ कितना था, 15,000। अब 15,000 अपन को इन तीन भागों में डिवाइड करना है। सवाल में अपन को भाई ए को कितना मिला ये अपन को दे के रखा था, इस बी को कितना मिला ये अपन को दे के रखा था। टोटल लाभ 15,000 था। देखो यहां से अपन 10,000 बांट चुके हैं, कितना बचा, 5,000 बचा, जो कि किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से कुछ नहीं है, अपन को एक अनुपात पता चल जाएगा। देखो यहां से काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो, हर जगह 2 जीरो काटा। यहां से 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 10 बार। तो इस ए बी और सी का जो अनुपात है वो कितना निकल के आ गया, 9 11 10 आ गया, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अपन को जो डिवाइड करना था वो किसको करना था, 33,000 को डिवाइड करना था। क्योंकि एक बार आपके पास में, क्योंकि एक बार आपके पास में ये अनुपात आ गया तो फिर उसके बाद में कोई समस्या नहीं रहती, ठीक है ना। इस 33,000 को जैसे ही आप इस अनुपात में डिवाइड करेंगे तो फिर आपको यह पता चलेगा कि ए की पूंजी कितनी थी, बी की पूंजी कितनी है, सी की पूंजी कितनी है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या किया भाई, टोटल लाभ 15,000 था, जिसमें से एक का लाभ 4500, सवाल में बोला है कि एक को 4500 प्राप्त हुआ है ना, लाभ का देके रखा है। इस बी को 5500 प्राप्त हुआ, देखो बी को 5500, तो बचा हुआ लाभ किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। जैसे आप अनुपात निकालेंगे वैसे ही अनुपात कितना मिलेगा, 9 11 10। एक बार अनुपात आने के बाद में फिर कोई समस्या नहीं है। ये जो 33,000 था, जो उन्होंने पूंजी टोटल मिलाकर 33,000 लगाई थी, इस अनुपात में डिवाइड कर लो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो कैसे डिवाइड करेंगे, एक इकाई का मान निकाल लो, कितना मिलेगा। आप बोलेंगे सर 33,000 को ऊपर रखो, यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, आप बोलेंगे 30 आ जाएगा। जैसे ही आप लोग काटेंगे तो यहां से एक इकाई का मान कितना आ गया, 1100 आ गया।
सवाल में सी का पूछा गया था, सी का जो अनुपात है वो कितना है, 10 है, ठीक है ना। तो 1100 की गुणा जैसे 10 से करेंगे तो आप बोलेंगे भाई सी की जो पूंजी है वो कितनी आ जाएगी, 11,000 आ जाएगी। चलिए, तो इस सवाल में कुछ नहीं करना था, लाभ अपन को 15,000 जिसमें से ए का भी दे के रखा था, बी का भी दे के रखा था, इस सी का लाभ फिर अपन को लिखना था। भाई जो बचा हुआ लाभ है वो सी का होगा। फिर यहां से इतना करने के बाद में एक ही ऑप्शन बचता है कि इनका अनुपात ले लो, क्योंकि साझेदारी वाले चैप्टर में सवालों को बनाएंगे बस अनुपात के माध्यम से, ठीक है ना। जैसे ही अनुपात लेंगे तो 9, 11, 10 आएगा। अब जैसे ही अपने पास में अनुपात आया, भाई सवाल में समय होने का कोई लोचा नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो जो भी इन्होंने पूंजी लगाई थी 33,000, वो इस अनुपात में डिवाइड कर दो तो प्रत्येक की क्या निकल के आ जाएगी, पूंजी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। किसी भी राशि को अनुपात में कैसे डिवाइड करना होता है, पहले एक इकाई का मान निकालो, जिसको डिवाइड करना है उसको ऊपर रखो, इन तीनों अनुपात को जोड़कर नीचे रखो, तो एक इकाई का मान 1100। अब सी का मान निकालना है, तो यहां से सी के अनुपात से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 11,000 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। ये करवा दिया था। ये वाला चलिए करिए। देखो सवाल में क्या बोला गया था, श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन, हरीश ने 30 दिनों तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 है तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी है। जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो 2-3 बातें मैंने आपको बताई थी कि इस आय का मतलब तो क्या समझना है, लाभ समझना है, ठीक है ना। चलिए, और यहां से जो मजदूरी है इसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे, निवेश समझेंगे। ये जो अपन रुपए लेकर चलते थे ना, निवेश, इसी को ही बोला जाता है मजदूरी, ठीक है ना। चलिए, तो कभी कभी वो डायरेक्ट निवेश नहीं देकर वो कभी कभी क्या दे देगा, आपको मजदूरी दे देगा। मजदूरी का मतलब कुछ नहीं होता, अगर मैं गया काम करने, जो पैसा मुझे मिलेगा वो मजदूरी हो गई। अब जो पैसा सामने वाला मुझे दे रहा था एक तरीके से मेरा निवेश ही है वो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर वो मजदूरी की बात करेगा तो मजदूरी को भी निवेश के तरह ही लेकर चलना है। और आय की बात करेगा तो आय क्या होती है, लाभ होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से एक श्वेता थी और यहां से हरीश था। देखो इनका निवेश कितना कितना था उसको लिखो, इनका समय कितना कितना है उसका लिखो। जैसे इन दोनों की गुणा करेंगे वैसे किसका अनुपात मिलेगा, लाभ का अनुपात मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, कितना मिलेगा, देखो यहां से जो रुपए अपन लिखेंगे, ये अगर निवेश नहीं दे के रखा तो फिर वो मजदूरी देगा, तो मजदूरी सेम ही होती है। चलिए, देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा 28,000 की आय, तो ये 28,000 तो सवाल में क्या दे के रखा है, आप बोलेंगे सर ये 28,000 तो सवाल में क्या दे के रखा था, लाभ दे के रखा था, ये निवेश नहीं दे के रखा। आय का मतलब क्या समझेंगे, लाभ समझेंगे। पहली क्लास देखेंगे ना कल वाली, ये सारी बातें मैंने पहले से लिखवा दी थी आपको, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जो 28,000 है ये अपना क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब लाभ को तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं आपस में, ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था कि श्वेता ने 20 दिन, अब इस श्वेता का जो समय है वह कितना दे के रखा है, 20 दिन दे के रखा है। और हर इसका जो समय है वो अपन को कितना दे के रखा है, आप बोलेंगे सर 30 दिन दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए, यदि उनकी दैनिक मजदूरी, अच्छा मजदूरी क्या होता है, निवेश होता है,
मतलब इनके निवेश का जो अनुपात है वो कितना दे के रखा है, 5:6। तो यहां से 5 और यहां से कितना दे के रखा है, 6 दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए बस यहां से चीजों को हल कर लो, अनुपात निकाल लो। देखो यहां से 0 से 0 काट सकते हैं आराम से। इन दोनों की गुणा करेंगे 10 मिला, इन दोनों के गुणा करेंगे 18 मिला, इनको भी काट के छोटा करेंगे तो यहां से 5 और 9 का अनुपात मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लाभ का अनुपात 5:9 आ गया। और लाभ कितना दे के रखा है, 28,000 दे के रखा है। तो इस 28,000 को इस अनुपात में जैसे ही अपन डिवाइड करेंगे वैसे उत्तर मिलेगा, ठीक है ना। एक इकाई का मान निकाल लो, 28,000 बटे में कितना हो जाएगा, यहां से 14, तो यहां से कितना मिलेगा, 2,000। अगर एक इकाई का मान 2,000, सवाल में श्वेता का पूछा गया था। देखो श्वेता का जो अनुपात था वह कितना था, 5 था। तो जैसे 2,000 के 5 से गुणा करेंगे तो यहां से कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 10,000 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो जो पार्टनरशिप वाला चैप्टर है उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यही चलता है, कोई सा भी सवाल हो, ठीक है ना। चलिए देखो ये तो आसान सा सवाल है, बना लो इसको। तो एक निश्चित धनराशि को 3 मित्र थे, राजीव, यहां से केवल और यहां से अमित। इनको बांटा जाता है 2, 3, 7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक होता तो विभाजित की गई धनराशि ज्ञात करो। अब यहां पर समय ओमे का कुछ लफड़ा देके रखा है क्या, नहीं देके रखा। अगर समय के बारे में कहीं जिक्र नहीं है ना तो आप समय को हटा ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो अनुपात है उसी को लेकर चलो। बेसिक अनुपात का सवाल है ये, कितना हो जाएगा। चलिए देखो यहां से मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो कम ज्यादा अधिक शब्द होते हैं यह किसको दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं, ठीक है ना। आपको मैंने बोला था कि कम बोले, ज्यादा बोले, अधिक बोले, ये सारे के सारे शब्द किसको दर्शाएंगे, अंतर को दर्शाएंगे। कहने का मतलब सवाल में ये जो 15 है ये अपन को क्या दे के रखा है, अंतर दे के रखा है, किस किस का। आप बोलेंगे सर अमित और केवल के हिस्से का जो अंतर है वो कितना दे के रखा है, 15 दे के रखा है, ठीक है ना। तो आप एक इकाई का मान निकाल लो। जो भी सवाल में दे के रखेगा इसको तो ऊपर रखेंगे, लेकिन इसी का ही अनुपात वाला मान नीचे रखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अमित का हिस्सा केवल के से 15 अधिक है, तो यहां से अमित कहां पर है, अमित ये रहा, केवल ये रहा। चलिए तो आप बोलेंगे सर इन दोनों का अंतर कितना है, आप बोलेंगे 4 है। और देख भी सकते हैं कि अमित का हिस्सा केवल के से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, यही अपन ने लिखा है, ठीक है ना। चलिए तो वहां से 15 अंतर दे के रखा था, अनुपात में देखेंगे तो अंतर अपना 4 का है। अब इसको अगर नहीं कट रहा तो मत काटो, ठीक है ना, इसको ऐसे कैसे लिखो। अगर एक इकाई का मान कितना गया, 15/4। अब आप खुद बताइए इस एक इकाई की गुणा अपन किससे करेंगे, जो अपन को निकालना होता है, ठीक है ना। अब यहां से सवाल में अपन को क्या निकालना था, विभाजित की गई धनराशि, मतलब टोटल धनराशि अपन को निकालनी थी तीनों की मिलाकर, ठीक है ना। यहां से तीनों की मिलाकर धनराशि कितनी बन रही थी, आप बोलेंगे सर 12 बन रही थी, ठीक है ना। क्योंकि एक इकाई के मान की गुणा उस नंबर से किया जाता है जो अपन को निकालना है। सवाल में कुल धनराशि पूछा गया था, मतलब तीनों की मिलाकर, तो अपन को कितने इकाई का मान निकालना है, 12 का, ठीक है ना। अगर एक इकाई का मान इतना है, अगर 12 का मान निकालना है तो गुणा किससे करेंगे, 12 से करेंगे। 4 12 को काटेगा 3 बार, तो फिर अपना उत्तर कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चले
अगर अपन अलग अलग का निकाल कर जोड़ते तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती, ठीक है ना। तो जो सवाल में पूछा गया था उसी मान से गुणा करना है। अगर कुल पूछा गया है तो कुल वाले से गुणा करो। अगर किसी का अंतर पूछा जाता तो डायरेक्ट ही अंतर से गुणा कर लेते, जो अपन से पूछा जाएगा उसी से गुणा करना है। चलिए, हाँ करिए। देखो इस सवाल में बस समय का मामला सही रखना। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से तीन बंदे हैं, ए बी और सी। सवाल में देखो क्या बोला गया था कि बी 5 महीने बाद व्यापार में आ गया तथा सी बी के 2 महीने बाद व्यापार में, चलिए यहां से बस इतना बताइए कि ए का समय कितना है, बी का समय कितना है और सी का समय कितना है। इस लाइन को पढ़कर बताइए भाई ए का समय, बी का समय, सी का समय कितना कितना है। तो आप बोलेंगे सर ए के बारे में कुछ नहीं दे के रखा, तो इस ए का समय तो जितने महीने दे के रखा होगा ना अपन को सवाल में, उतना ही लेकर चलेंगे। अगर सवाल में समय के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो 1 साल लेकर चल लो। लेकिन सवाल में अगर अपन को 36 महीने दे के रखा है तो फिर पूरा का पूरा समय 36 ही लेकर चलना होता है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इस बी के बारे में क्या बोला है। आप बोलेंगे कि बी 5 महीने के बाद आया है। बी 5 महीने के बाद आया मतलब स्टार्टिंग के 5 महीने घटा दो, 12 में से 5 घटाएंगे तो इस बी का समय कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 7 हो जाएगा। कहने का मतलब इस बी का पैसा कितने समय के लिए रहा, 7 महीने के लिए रहा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा सवाल में क्या बोला गया था कि यहां से सी के बारे में क्या बोला गया था कि बी के 2 महीने के बाद आया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सी था उसका पैसा 2 महीने और भी कम निवेश रहा था। बात समझ में आ रही है भाई। सवाल में क्या बोला गया था कि सी बी के 2 महीने के बाद आया। अगर इस बी का पैसा 7 महीने के लिए रहा तो सी का पैसा कितने महीने के लिए रहेगा, 5 के लिए। क्योंकि सवाल में क्या बोला गया था कि जो सी था वो 2 महीने के बाद आया है, ठीक है ना। अगर सी 2 महीने के बाद आया है तो बी का पैसा जितने समय के लिए रहा उसमें से क्या घटा दो, 2 और भी घटा दो। क्योंकि बी का पैसा रहा 7 महीने के लिए, लेकिन इसके 2 महीने के बाद कौन आया था, सी आया था। तो जितने समय के लिए बी का पैसा रहा उसमें से अपन क्या घटाएंगे, 2 महीने और भी घटा दो, क्योंकि 2 महीने के बाद आया था वो, ठीक है ना। चलिए, तो सीधा सीधा देखो आपको कैसे करना है। भाई एक का तो अपन को नहीं दे के रखा तो पूरा समय मान लो। इस बी के बारे में साफ साफ दे के रखा था कि 5 महीने के बाद आया, 5 महीने के बाद आया तो फिर बी का पैसा कितने समय के लिए, 7 के लिए। चलिए, अब यहां पर इस सी की तुलना है ना इस बी से कर रहा था। बात समझ में आ रही है। इस सी की तुलना ये किससे कर रहा था, बी से कर रहा था। तो सवाल में क्या बोला था कि जो सी था वो 2 महीने के बाद आया है। तो इस 7 में से जितने महीने के बाद आएगा उतना माइनस कर देंगे तो फिर सी का पैसा कितने समय के लिए लगेगा, 5 के लिए, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहां से आप बात को समझना कि यहां से कुल समय सवाल में दे के रखा था 18 माह, फिर बोला गया था बी 11 माह बाद आया, सी बी के
2 माह बाद आया। चलिए, यहां से बस इतना बताइए कि ए बी सी का जो टाइम पीरियड है वो कितना कितना रहेगा। चलिए, देखो इस ए के बारे में तो कुछ बोला नहीं है। अगर ए के बारे में कुछ नहीं बोला तो ए का समय तो कितना लेकर चलेंगे, 18 लेकर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से घटाते चलो। ज्यादा देखो ऐसे सवालों में दिमाग भी नहीं लगाना। कैसे भाई, 11 महीने के बाद कौन आया, बी आया। तो यहां से जैसे 11 को घटाएंगे, 18 में से 11 को घटाएंगे तो इस बी का कितना हो गया, 7 हो गया। फिर इसके 2 महीने बाद कौन आया, सी आया। तो इसमें से भी 2 घटाएंगे तो फिर सी का समय कितना हो जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर भी ऐसा ही किया था। आप बोलेंगे सर 5 महीने के बाद आया, तो 12 में से 5 घटाएंगे 7। फिर ये 2 महीने के बाद आया, 7 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर इस सवाल में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि समय को लेकर, तो करिए। सवाल में बोला गया था 28,000 का निवेश कौन करता है, ए करता है। चलिए, फिर सवाल में बोला गया था कि बी इसी व्यापार में 5 महीने के बाद शामिल होता है। उसके अगले 2 महीने के बाद, जब बी शामिल हुआ उसके अगले 2 महीने के बाद सी भी शामिल हो जाता है। सबसे पहले काम ये करो कि यहां से अपन समय लिख लो। अगर समय को सही से लिख लिया तो फिर कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। बी के आने के कितने महीने के बाद, 2 महीने के बाद, ठीक है ना। तो बी का निवेश जितने महीने के लिए रहेगा उसमें से 2 और भी कम कर दो। ऐसा सवाल कल के क्लास में करवाया था। लाभ का अनुपात रहेगा, ऊपर वाले दोनों में से किसी का भी अनुपात निकालना है। तो मैंने कल की क्लास में सिखाया था आपको, ठीक है ना। रिवीजन करोगे बराबर तब जाकर चीजों को आगे बढ़ा पाओगे आप लोग। थोड़ा सा कम पढ़ लिया करो लेकिन रिवीजन ज्यादा किया करो। ज्यादा पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सिलेक्शन होता ही हमेशा कम पढ़ने से, लेकिन उसी चीज को बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। जो लोग अभी टेक्नीशियन का पेपर दिए, एलपी का पेपर दिए, जेई का पेपर दिए, आरपीएफ का दिया, उनसे पूछना एक बार कि पेपर में क्या हालत होती है। पेपर में हमेशा वही सवाल आप लोग बना पाते हैं जो पहले से आपने करके रखा हो। बात समझ में आ रही है। नया सवाल पेपर में कभी बनता ही नहीं है। जो सवाल आपने पहले से ही बना के रखा है पेपर में हमेशा ही वही बनेगा, क्योंकि टाइम नहीं होता वहां पर। यहां पर तो आप सवाल को 5 मिनट भी दे सकते हैं बनाने में, वहां पर नहीं होता टाइम। और जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे ना उतनी जल्दी सवाल बनते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर छोड़ दो कि बहुत हाई फाई सवाल बना पाएंगे एग्जाम में। ये सवाल सेम रिपीट कर गया ना, बिल्कुल एज इट इज, कोई अंतर नहीं है।
तो आप में से आधे बच्चे फिर भी नहीं बना पाएंगे वहां पर, ठीक है ना। अगर यही सवाल सेम पेपर में आ गया, बस ये अनुपात अलग दे दिया और ये राशि अलग दे दी, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आप में से आधे, तो मैंने बहुत कम बोल दिया, 80% बच्चे फिर भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि कई सारे तो सवाल को गलत पढ़ लेंगे, मतलब वो समझ ही नहीं पाएंगे पहली बार में, तो ठीक है ना। बाकी सेम ही सवाल है फिर भी नहीं बना पाएंगे। तो एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि चीजों का इतना रिवीजन करो, इस सवाल को 10 बार देखो कि अगर सेम ही टाइप का सवाल रिपीट करे तो आपके हाथ नहीं लड़खड़ाने चाहिए वहां पर बनाने में, और सवाल नए नहीं आते, सवाल वही आते हैं। चलिए देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा इनके समय का अनुपात अपन लिखेंगे, तो यहां से बात को समझेगा। सवाल में देखो, क्या समय के बारे में कुछ बोला ही क्या भाई, टोटल कितना समय है, आप बोलेंगे सर समय के बारे में यहां पर बोला गया था भाई, टोटल मिलाकर कितना समय था, 1 साल था, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से इस एक के बारे में कुछ बोला नहीं गया, एक के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो इस एक का समय कितना लेकर चलेंगे, 12 महीने, ठीक है ना। चलिए, फिर इस सवाल में क्या बोला था कि बी इस व्यापार में 5 महीने के बाद आया है, तो इस 12 में से 5 घटाएंगे, तो इस बी का समय कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए, फिर सवाल में बोला गया था अगले 2 महीने के बाद कौन आ गया, सी भी आ गया, तो इस 7 में से 2 घटाएंगे, तो यहां से सी का समय कितना हो जाएगा, 5 निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, अब यहां से मैंने कल की क्लास में यह भी सिखाया था कि अगर लाभ दे के रखा है, ऊपर वाले में से किसी एक का अनुपात अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए, हमेशा ध्यान रखना कि लाभ को तो ऊपर रखेंगे और इसके नीचे किसका भाग दे लेंगे, ऊपर वाले अनुपात का भाग दे लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर लाभ को तो हमेशा ही ऊपर रखेंगे, फिर जो भी अपन को अनुपात दे के रखा हो उसको कहां भाग देंगे, अपन नीचे भाग देंगे। पहले तो कट रहा हो तो काट दो, जैसे 4 और 12 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 1/3, ये दोनों नहीं कट रहे, 2/7, और ये भी नहीं कट रहा, 3/5, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से इसको हल करना आना चाहिए, कैसे हल करेंगे। एक तो था कि छुपाने वाला तरीका, और एक कौन सा तरीका था भाई, आप ऐसी संख्या से गुणा कर लो कि नीचे वाली संख्या हट जाए, ठीक है ना। लेकिन कई सारे बच्चे एलसीएम नहीं सोच पाएंगे इतना जल्दी, तो छुपाने वाला तरीका लगा लो। देखो 1 2 3, जो ऊपर वाली संख्या है इसको तो अपन क्या करेंगे, ऐसे कैसे ही लिखा, नीचे वाली संख्या में छुपाने वाला तरीका, भाई 3 को छुपाया, इन दोनों को गुणा किया, 7 को छुपाया, इन दोनों को गुणा किया, 5 को छुपाया, इन दोनों को गुणा किया, ठीक है ना। तो यहां से 35 मिला, यहां से 30 मिला, और यहां से कितना मिल गया, 63 मिल गया। तो आप बोलेंगे सर ये जो अनुपात है रुपए वाला, ये कितना मिल गया, 35 मिल गया, यहां से 30 मिल गया, और यहां से कितना मिल गया, 63 मिल गया, ठीक है ना। चलिए, जैसे ये अनुपात आएगा, अब उसके बाद में कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपके पास में ये अनुपात आया है, उसके बाद में तो एक इकाई का मान निकालो और जो पूछा गया था उससे गुणा कर लो। चलिए, सवाल में अपन से क्या पूछा गया था कि बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि अपन को निकालना था, तो यहां से बी और सी के द्वारा जो निवेश की गई राशि है उनके बारे में अपन को बताना था, तो यहां से बता सकते थे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले कितने इकाई का मान निकालेंगे, 1 इकाई का मान। देखो सवाल में इस एक ही राशि कितना दे के रखा था, 28,000, तो 28,000 को ऊपर रखा। अच्छा, ये 28,000 किसका मान था, एक का मान था, तो यहां पर एक का जो निवेश था वो कितना था, आप बोलेंगे सर 35 था। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, अब यहां से आप लोग काट लो इनको, ठीक है ना। देखो 7 से काटेंगे, आप बोलेंगे 4,000, 7 से काटेंगे यहां से 5 बार,
मतलब यहां से एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 800 आ जाएगा। जैसे एक इकाई का मान आएगा आप लोग क्या कर लेंगे, बस गुणा करेंगे। जैसे b का आपको निकालना है तो इसकी गुणा किससे करेंगे, 30 से करेंगे। तो इस b का कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस b का तो हो गया 24,000। जैसे आप लोग c का निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 50,400 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस सवाल में सीखने वाली बात क्या थी, इस सवाल में सीखने वाली बात बस ये थी, बाकी सवाल कल वाला ही सवाल है, ठीक है ना। इस सवाल में सीखने वाली बात ये थी कि समय को अपन अगर ऐसे आएगा तो कैसे लिखेंगे। उसके बाद में तो सवाल आप लोग देखेंगे तो कल वाला ही सवाल था। ग्रुप डी के पेपर रेलवे के सबसे कठिन पेपरों में से एक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। ग्रुप डी के जैसा न तो एलपी का लेवल है, न टेक्नीशियन का है, न एनटीपीसी का है, न जेई का है, न आरपीएफ का है। ग्रुप डी का लेवल सबसे बढ़िया है। अगर पिछले अपन एनालिसिस की बात करें पिछले पेपरों की, तो ग्रुप डी का पेपर बहुत जबरदस्त पेपर आया था, ठीक है ना। बाकी सारे पेपर एक तरफ कर दो और ग्रुप डी को एक तरफ कर दो, बराबर थे, ठीक है ना। एनटीपीसी का लेवल कुछ भी नहीं था ग्रुप डी के सामने, ग्रुप डी का लेवल बहुत बढ़िया था। चलिए, देखो सवाल, अब ऐसे ऐसे सवाल है ना ग्रुप डी में जो बच्चों ने पहले से किए ही नहीं होंगे, है ना, ऐसे ऐसे सवाल पूछे थे। देखो यहां पर सवाल में अगर अपन बात करेंगे, 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान होता है। अगले वर्ष में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। चरण 1 में उन्हें 1 लाख और चरण 2 में उन्हें 80,000 प्राप्त हुआ। उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या है। जो बच्चे ट्रिक ट्रिक चिल्लाते रहते हैं फेल हो जाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। इन सवालों को आप किसी ट्रिक के माध्यम से नहीं बना सकते, ये आपके बेसिक नॉलेज चेक करेगा, ठीक है ना। ये जितने भी सवाल अपन ने बनाए हैं ये सारे के सारे बच्चे वही बना पाएंगे जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया होंगे। ट्रिक वाला तो इस समय को लिख भी नहीं पाएगा, बात आ रही समझ में। तो जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया होंगे वही इन सवालों को बना पाएगा, नहीं तो नहीं बना पाएगा। देखो यहां से मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं, ठीक है ना। चलिए, देखो परसेंटेज में अपन ने बोला है, परसेंटेज में अपन ने बोला है, या फिर आप पहले रुपए में देख लो कि कोई भी इंसान था। देखो यहां से कोई भी इंसान था, मान लो वो व्यवसाय अपना स्टार्ट किया और उसको नुकसान हो गया, ठीक है ना। कोई भी इंसान था, मान लो उसको नुकसान हो गया। सवाल में बोला गया था भाई टोटल मिलाकर जो नुकसान है वो मान लो उसको हो गया 12,000 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है ना। चलिए, और परसेंटेज में इसी बात को बोला गया था कि उसको 40% का क्या हो गया, आप बोलेंगे नुकसान हो गया। चलिए, देखो यहां पर दो बातें हैं, बात को समझना। परसेंटेज में अगर अपन बोलेंगे तो कितने परसेंट का नुकसान हो गया, 40% का। और रुपए में इसी बात को अपन ने कितना बोला है, 12,000 का नुकसान हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से सिंपल सी फंडा यह है कि ऐसे सवालों में बस अपन को क्या निकालना है, एक इकाई का मान, ठीक है ना। देखो यहां से कैसे निकालेंगे, ऐसे सवालों में एक इकाई का मान कैसे निकालेंगे। आप बोलेंगे सर रुपए में अगर बात करेंगे तो नुकसान कितने का देके रखा है, 12,000 का। अगर परसेंटेज में बात करेंगे इसी बात को कितना बोला है, 40 बोला है, ठीक है ना। चलिए, फिर आप बोलेंगे सर एक इकाई का मान 300 आ गया। अगर एक इकाई का मान 300 है तो 100 इकाई का मान निकालेंगे तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कुछ ऐसा ही सवाल है, आप लोग एक बार कोशिश करके देखो, कुछ ऐसा ही सवाल है, यही कॉन्सेप्ट लग रहा था। कितना बोला है, चलिए देखो यहां से परसेंटेज में अगर बात करूंगा, सीधा सा फंडा यह था कि परसेंटेज में बात करूंगा तो 60% का क्या दे के रखा था, नुकसान दे के रखा था, ठीक है ना।
परसेंटेज में बात करेंगे तो नुकसान अपन को 60% दे के रखा था। अगर रुपए में अपन बात करेंगे तो यहां से नुकसान कितने का दे के रखा है। अब आप बोलेंगे सर ये नुकसान थोड़ी है, ये तो वसूली है। देखो सिंपल सी कहानी यह है, उस आदमी को जितना नुकसान हुआ उतने की वो क्या कर रहा था, वसूली कर रहा था, ठीक है ना। जैसे उसको 1 लाख का नुकसान होगा तो वसूली भी कितने की करेगा, 1 लाख की। तो यहां से देखो, यहां से क्या हो गया, अगले वर्षों में 2 चरणों में धन हानि की वसूली। धन हानि की वसूली का मतलब क्या हो गया कि जितना हानि उसको हुआ उतने की क्या कर रहा था, भरपाई कर रहा था। तो कहने का मतलब उसने 1 लाख और 80 हजार, टोटल मिलाकर 1,80,000 की क्या की, उसने वसूली की है, ठीक है ना। तो ये 1,80,000 की वसूली क्यों करेगा, क्योंकि उसको 1,80,000 का क्या हो गया था, नुकसान हो गया था। बस यहां पर आप 1 इकाई का मान निकाल लो। आप बोलेंगे सर 1,80,000 रुपए में नुकसान हुआ और परसेंटेज में इसी को 60% बोला गया था। जैसे ही अपन काटेंगे वैसे यहां से कितना मिलेगा, 3,000 मिलेगा। अगर 1 इकाई का मान 3,000 है तो फिर 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 0 लगा दो, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर यहां से 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। तो उसके द्वारा जो पूंजी निवेश करी गई थी वो कितने थे, 3 लाख थे, ठीक है ना। बेसिक परसेंटेज का क्या, 1,80,000 कहां से आया। देखो यहां से पहले चरण में उसने कितने की वसूली की, 1 लाख की, पहले चरण में। अब यहां से जो वो हानि की वसूली कर रहा था वो ऐसा थोड़ी कि एक साथ ही कर लेगा। हो सके 1 लाख धन की वसूली अभी करेगा और 80,000 हो सके उसने 6 महीने बाद की हो, ठीक है ना। तो 1 लाख का जो भरपाई है वो यहां पर कर रहा था और 80,000 की भरपाई देखो चरण 2 में कर रहा था। इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां से टोटल भरपाई वो कितने की कर रहा था, 1,80,000 की कर रहा था, ठीक है ना। अरे तुम, हो गया क्लियर। चलिए, देखो यहां से फिर से एक बहुत बेसिक सा सवाल है ना, बात को समझना। देखो यहां से टिकट का मूल्य, यहां से टिकट का मूल्य न्यू मान के चलो भाई 20 रुपए का है, ठीक है ना। कहीं पर भी आप गए टिकट का मूल्य 20 रुपए का है। सवाल में यहां पर 2 कंडीशन अपन को दे के रखा है, ठीक है ना। सवाल में 2 कंडीशन दे के रखा है। दोनों ही जगह अगर टिकट का मूल्य की बात करेंगे, दोनों ही जगह अगर एक टिकट के मूल्य की बात करेंगे तो दोनों ही जगह मूल्य तो बराबर था। आप बोलेंगे टिकट का मूल्य यहां पर भी 20 रुपए है और टिकट का मूल्य यहां पर भी कितना रुपए है, 20 रुपए है, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया एक टिकट का मूल्य। लेकिन जो संख्या में लोग आ रहे थे मान लो वो अलग अलग थे। यहां से पहली कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो यहां से अगर 50 लोग आते हैं, दूसरी कंडीशन के हिसाब से देखेंगे मान लो यहां पर 100 लोग आते हैं, ठीक है ना। देखो यहां से बस सिंपल सा सवाल है, एक टिकट का मूल्य अगर 20 रुपए का है तो 50 टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक टिकट का मूल्य 20 रुपए है तो 100 टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 2,000 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, एक टिकट 20 रुपए का है, अगर आपको 50 टिकट लेना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1,000 रुपए, दोनों को गुणा किया। अगर एक टिकट का मूल्य 20 रुपए का है, अगर आपको 100 टिकट लेना है तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2,000 मिलेगा। तो यहां पर मुझे बताइए कि जो टिकट बेचने वाला था उसको कितने का फायदा हो गया। आप बोलेंगे
सर पहली कंडीशन के हिसाब से तो 1,000 रुपए मिल रहे थे, दूसरी कंडीशन के हिसाब से 2,000 रुपए मिल रहे थे, तो उसको कितने का फायदा हो गया? 1,000 का फायदा हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये सवाल बस बड़ा आपको जरूर दिख रहा है, लेकिन इसमें करना यही है जो अभी मैंने किया है, ठीक है ना। चलिए, सवाल में देखो क्या बोला गया था। एक स्पोर्ट एक्सेसरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 रुपए के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है। मतलब टिकट का मूल्य कितना हो गया? 200 रुपए, ठीक है ना। जो भी दौड़ में भाग लेगा उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 200 रुपए देने पड़ेंगे। चलिए, वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहे थे। 300 रुपए नहीं, ये रुपए को हटा दो यहां पर, ये आगे जो लिखा हुआ है ना इसको हटा दो। चलिए, चलिए, सवाल में बोला गया था वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहे थे और प्रतियोगिता के दिन केवल 200 हुए। उनकी 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षाओं की तुलना में प्रवेश में उन्हें कितना कम पैसा मिला? ये प्रविष्टि कुछ नहीं, कितने लोग आए हैं बस वो है, ठीक है ना। ये जो प्रविष्टि लिखा हुआ है ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, कितने टिकट बिके हैं। हम्म, दर्शक लिख लो, ज्यादा सही है। भाग लेने वाले समझ लो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से देखो दो कंडीशन है, आप बोलेंगे सर पहली कंडीशन और यहां से दूसरी कंडीशन, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगर मूल्य की अपन बात करेंगे तो यहां से उन्होंने जो शुल्क रखा था वो कितना रखा था? 200 रुपए। मतलब इधर भी 200 था और इधर भी कितना है? 200 है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां पर जो संख्या है उनमें चेंजेस आ गया। जो शुल्क था वो तो प्रतियोगिता का सेम ही था, लेकिन यहां पर संख्या में चेंज आ गया। देखो यहां से वे 300 की उम्मीद कर रहे थे, जैसे उनके हिसाब से कितने आने चाहिए थे? 300 आने चाहिए थे। मतलब उनके हिसाब से 300 आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने? आप बोलेंगे सर 200 ही आए हैं, ठीक है ना। वो उम्मीद लगा रहे थे कि 300 लोग भाग लेंगे, लेकिन भाग कितने लोगों ने लिया? 200 लोगों ने लिया। तो यहां से मुझे बताइए, अगर एक टिकट 200 रुपए में बेचा तो 300 टिकट बेचने पर कितना रुपए मिलेगा? इन दोनों की गुणा कर दो तो यहां से कितने रुपए मिल जाएगा? 60,000 रुपए। अगर एक टिकट का मूल्य 200 रुपए है, 200 टिकट बेचने पर कितना मिलेगा? इन दोनों के गुणा कर दो 40,000 रुपए। सवाल में यही पूछा गया था कि वो कितना कम पैसा उनको मिला। तो आप बोलेंगे सर उम्मीद लगा रहे थे 60,000 की, मिला कितना? 40,000। तो यहां से कम कितना मिला? आप बोलेंगे सर कम मिला है 20,000, ठीक है ना। तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, अब इन सवालों में कोई ट्रिक्स वगैरह है ही नहीं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका पकड़ होगा वही बना पाएगा, क्योंकि सवाल में कुछ था ही नहीं। मतलब नॉर्मल जैसे मार्केट में आप गए सब्जी लेने, ठीक है ना, उस टाइप का सवाल था कि टिकट का मूल्य 200 रुपए है, ऐसे 300 टिकट बिकेंगे तो 60,000 हो गया। टिकट का मूल्य 200 रुपए है, 200 टिकट बिकेंगे तो 40,000 हो गया। तो उम्मीद लगा रहे थे 60,000 की, 40,000 ही प्राप्त किया, तो कितने कम प्राप्त किया? 20,000 कम प्राप्त किया, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से सवाल को बनाइए। ये सवाल मतलब नॉर्मल सवाल है, ठीक है ना। इस चैप्टर में मैंने आपको वो भी सवाल करवा दिया जिनके कोई चैप्टर में शामिल ही नहीं है। जो सवाल, बात समझ में आ रही है? जो सवाल किसी भी चैप्टर में शामिल नहीं है वो सवाल मैंने इस चैप्टर में ले लिया। अब ये सवाल किसी भी चैप्टर का थोड़ी है, ये तो एक नॉर्मल सवाल है,
ठीक है ना। तो जो किसी भी चैप्टर का नहीं था मैंने इसी चैप्टर में ले लिया। देखो सवाल में क्या बोला गया था, एन के पास के से पी अधिक धन है, एन और के दोनों की कुल धन राशि क्यों है, एन के पास कितना धन है। चलिए। देखो यहां से समझो, अगर a प्लस बी 50 है, a माइनस बी 40 है, क्या यहां पर a और b का मान निकाल सकते हैं क्या आराम से। देखो यहां से बात को समझना, ये समीकरण बार बार आपके प्रयोग होगी। अगर एक समीकरण प्लस वाली दी जाती है, अगर वही समीकरण माइनस वाली भी दी जाती है, यहां पर कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच में बस किसका निशान है, माइनस का निशान है। देखो प्लस वाली देगा और माइनस वाली देगा, इन दोनों की मदद से अपन को क्या निकालना है, ए और बी निकालना है, ठीक है ना। चलिए अब इस एक का मान कैसे निकालेंगे। अब इस ऐसे आप लोग क्या समझेंगे, जिसके आगे दोनों ही जगह प्लस लगा है, बात समझ में आ रही है। इस एक का मतलब क्या समझेंगे, जिसके आगे दोनों ही जगह प्लस लगा है, कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, ये जो दो नंबर अपन को दे के रखा है, इन दोनों को जोड़िए और किसका भाग देंगे, दो का भाग देंगे। 50 और 40 90, 90 में दो का भाग देंगे, कितना मिलेगा, 45 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए वैसे यहां से बात को समझना, इस b का मान कैसे निकालेंगे। अब इस b का मतलब क्या है, कि जिसके आगे माइनस लगा है उसकी बात अपन कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहां से b का मान कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। जैसे यहां पर जोड़कर दो का भाग दिया, तो यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को घटाकर किसका भाग देंगे, अपन दो का भाग देंगे। 50 में से 40 जाएगा 10, 10 में दो का भाग देंगे तो कितना मिलेगा, यहां से 5 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए वैसे यहां से आप लोग मुझे बताइए कि x प्लस वाई का मान सवाल में अगर p दे के रखा है, x माइनस वाई का मान अगर q दे के रखा है, क्या आप x का मान बता सकते हैं क्या आराम से। जब भी दो समीकरण आते हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, तो फिर यहां से भाई x का मतलब क्या हो गया, कि जिसके आगे दोनों ही जगह क्या लगा है, प्लस लगा है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और किसका भाग देंगे, अपन दो का भाग देंगे। जैसे y का मान निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे y का मतलब क्या हो गया, जिसके आगे क्या लगा है, माइनस लगा है। इन दोनों को घटाएंगे और किसका भाग देंगे, दो का भाग देंगे। बस यहां पर समझने वाली बात यह है कि आप यहां से घटाते समय p माइनस क्यों करेंगे, कि क्यों माइनस p करेंगे बताइए। यहां से घटाते समय p में से क्यों को घटाएंगे, कि क्यों में से p को घटाएंगे। हमेशा ध्यान रखना कि बड़ी वाली संख्या में से किसको घटाया जाता है, छोटी वाली को। तो ये जो प्लस वाली समीकरण है, इसके आगे हमेशा ही बड़ी संख्या रहेगी, और ये जो माइनस वाली समीकरण है, इसके आगे हमेशा ही कौन सी संख्या रहेगी, छोटी संख्या रहेगी, ठीक है ना। तो घटाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि बड़ी संख्या में से हमेशा किसको घटाएंगे, छोटी संख्या को। तो यहां से बड़ी संख्या p, इसमें से क्यों को घटाया और किसका भाग देंगे, अपन दो का भाग देंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या। चले अच्छा यहां से मुझे बताइए, जैसे मैंने आपको बोला a b से 5 अधिक है। चले मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि ये जो शब्द मिलेंगे ना, कम मिला, ज्यादा मिला और यहां से अधिक मिला, ये सारे के सारे शब्द किसको दर्शाता है, अंतर को दर्शाता है।
अब ये जो लाइन अपन ने लिखी है कि ए बी से 5 अधिक है, तो ये जो अधिक शब्द है ये किसको दर्शाएगा? अंतर को दर्शाएगा। कहने का मतलब यहां पर ये जो 5 है ये अपन को क्या दे के रखा है? अंतर दे के रखा है। किस किस का अंतर? इस ए और बी का अंतर, ठीक है ना। अब अंतर लिखते समय इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि बड़ी संख्या में से हमेशा किसको घटाएंगे? छोटी को घटाएंगे। इन दोनों में से बड़ा कौन था? ए बड़ा था और यहां से बी छोटा है, और इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 5 निकल के आ गया, ठीक है ना। क्योंकि ये जो अधिक और कम शब्द है ये किसके लिए प्रयोग होता है? पहले वाले के लिए। मैंने शायद आपको 4-5 दिन पहले भी सिखाई थी ये बातें, ठीक है ना। चलिए, अब ये सवाल कुछ वैसे ही सवाल है, आप लोग अगर देखेंगे तो यहां से आराम से देखो, सवाल को देखो। इस एन के पास के से पी अधिक है, तो यहां से ये जो अधिक शब्द है ये किसको दर्शाएगा? अंतर को दर्शाएगा। कहने का मतलब एन और के का जो अंतर है वो कितना दे के रखा है? पी दे के रखा है। तो यहां से लिख लो एन में से के को घटाएंगे तो ये अपन को अंतर कितना बोला है? पी अपन को बोला है, ठीक है ना। एन और के पास में, इस एन और के पास में जो कुल धन राशि है, अब कुल की बात करेगा तो बीच में क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। के पास कितनी धन राशि है भाई? के का पूछा गया है, तो यहां से ये देख लो भाई, प्लस वाला निकालना था कि माइनस वाला निकालना था? माइनस वाला। मतलब माइनस वाला कैसे निकालेंगे? इन दोनों का अंतर लेके किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। तो यहां से आप लोग मुझे बताइए कि P में से Q को घटाएंगे कि Q में से P को घटाएंगे? हमेशा प्लस वाली संख्या बड़ी रहेगी और यहां से माइनस वाली संख्या हमेशा क्या रहेगी? छोटी रहेगी, ठीक है ना। तो जब भी घटाने की बात करेंगे तो बड़ी संख्या में से किसको घटाएंगे? छोटी संख्या को घटाएंगे। तो यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा? क्यों माइनस पी बटे में क्या हो जाएगा? यहां से 2 निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये बेसिक बेसिक सवाल हैं जो कभी कभार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपको बनने चाहिए। चलिए देखो, बनाइए। सवाल में क्या बोला गया था कि ए और बी ने क्रमशः 20,000, 16,000 का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 महीने के बाद सी 15,000 का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो गया। 4,350 के 6 माही लाभ। अब यहां पर जो समय है ना, कुल समय, वो अपन को कितना दे के रखा है? 6 महीने दे के रखा है, ठीक है ना। जैसे कुल समय इस सवाल में अपन को कितना दे दिया? 6 महीना दे दिया। तो 1 साल के हिसाब से चीजों को नहीं करना, अब 6 महीने के हिसाब से करना है। देखो, तीनों का निवेश दे के रखा है, तो निवेश का अनुपात लिखना बस, ठीक है ना। आप ये बड़ी बड़ी संख्या को मत लिखना, अनुपात लिखना। जैसे यहां पर कौन कौन था, आप बोलेंगे ए था, यहां से बी था, यहां से सी था।
तो पहली लाइन में तो अपन इनका निवेश लिखते हैं, दूसरी लाइन में समय लिखते हैं, और यहां से फिर अपन क्या लिखेंगे, यहां से लाभ लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां से आप जो निवेश लिखेंगे ना उसका अनुपात लिखिए, बस पूरा पूरा मत लिखो, नहीं तो फिर कैलकुलेशन बढ़ेगी। देखो यहां से इस ए का निवेश कितना था, आप बोलेंगे सर 20,000 था, तो इस 20,000 को मैं कितना लिख दूंगा, 20 ही लिख दूंगा, ठीक है ना। अच्छा इस बी का निवेश कितना था, आप बोलेंगे 16,000 था, तो 16,000 को मैंने क्या लिख दिया, 16 ही लिख दिया। और यहां से सी का निवेश कितना था, 15,000 था, तो यहां से 15,000 को मैंने क्या लिख दिया, 15 ही लिख दिया, क्योंकि सबके पीछे जो 3 जीरो थी वो मैंने क्या कर दिया, सबके पीछे से हटा दी, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 20,000, 16,000, 15,000 जैसे ही आप अनुपात लेंगे तो इन एबीसी का अनुपात कितना आ गया, 20, 16 और 15 निकल के आ गया, ठीक है ना। तो यहां से 20 आ गया, यहां से 16 आ गया, यहां से 15 आ गया। आप 20,000, 16,000, 15,000 लेकर चलेंगे, जबरदस्ती कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो आप इनका क्या लेकर चलो, बस अनुपात लेकर चलो। अगर ये और भी कट रहे होते तो भले ही और भी काट के आप लोग लिख देते, लेकिन ये अब नहीं कट रहे तो इनको ऐसे ही लिखो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग समय के बारे में लिखो। देखो समय के बारे में क्या बोला गया था कि ए और बी ने 20,000, 16,000 का निवेश किया, एक साझेदारी की, 3 महीने के बाद कौन आ गया, सी आ गया। क्या इस ए और बी के बारे में कुछ बोला है क्या कि कब बिजनेस में आए हैं, नहीं बोला, बात समझ में आ रही है। भाई सी के बारे में अपन को बोला गया था कि बिजनेस में कब आया, ये अपन को सी के बारे में बोला गया था, लेकिन क्या इस ए और बी के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला। तो ए और बी का जो समय है वो अपन क्या लेकर चलेंगे, पूरा पूरा लेकर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से इस ए का समय 6 लेकर चलेंगे और बी का समय भी कितना लेकर चलेंगे, 6 लेकर चलेंगे, क्योंकि इस बार सवाल में कुल जो समय है वो 6 महीने दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए देखो ए और बी के बारे में कुछ नहीं दे के रखा तो पूरा ही समय लेकर चलेंगे, लेकिन सी के बारे में क्या बोला है कि 3 महीने के बाद आया है, तो यहां से सी का समय कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 3 हो जाएगा। अब अपन ने ये वाला 3 नहीं लिखा यहां पर, बात आ रही समझ में। आप बोलेंगे सर टोटल समय 6 था, उसमें से 3 महीने हटा दो, जैसे 6 में से 3 महीने हटाएंगे तो फिर यहां पर क्या बचा, 3 बचा। जैसे यहां पर 6 महीने ने नहीं होकर यहां से कितना होता, 9 माह होता, तो फिर यहां से सी का समय कितना लिखता, बताइए। अगर यहां पर 9 महीने टोटल होता तो सी का समय कितना लिखता, आप बोलेंगे सर सी 3 महीने के बाद आया है, तो टोटल समय 9 में से 3 को घटाएंगे तो फिर यहां पर क्या लिखते, अपन 6 लिखते, ठीक है ना। चलिए लेकिन यहां पर तो अपन को कितना बोला गया था, 6 महीना, तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो भी 3 ही आ रहा था, तो आप बोलेंगे भाई सी का समय कितना हो गया, यहां से 3 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आप चाहो तो इनको काट सकते हैं, जैसे यहां से इन तीनों को काट के छोटा कर लो, 3 से काटेंगे 2 बार, 2 बार, और यहां से कितना हो जाएगा, 1 बार। नहीं भी काटेंगे तो भी उत्तर सेम ही आएगा, ठीक है ना। देखो 20 को 2 से गुणा करेंगे, यहां से 4, 16 को 2 से गुणा करेंगे, यहां से 32, 15 को 1 से गुणा करेंगे, यहां से 15, तो इनके लाभ का अनुपात कितना आ गया, 40, 32 और 15 आ गया, ठीक है ना। चलिए सवाल में अपन से क्या पूछा गया था, इस बी का हिस्सा पूछा गया था, और टोटल मिलाकर लाभ कितना बोला था, 4,350 बोला था। क्या इस 4,350 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, आराम से। एक इकाई का मान कितना हो गया, 4,350, भाग किसका देंगे, आप बोलेंगे यहां से कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग इसको काटने का प्रयत्न करो, किससे कटेगा भाई, ये डायरेक्ट ही 5 से कट रहा होगा, ठीक है ना। यहां से 35 बिल्कुल 5 से कट रहा था, थोड़ा सा दिमाग लगाए करो
किस 7 को कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि इधर इकाई के अंक में 5 मिल रहा था। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहां से पूरा पूरा कट रहा था, कितनी बार, 50 बार कट रहा था। अगर एक इकाई का मान 50 है, फिर सवाल में किसके बारे में पूछा था, बी के बारे में, तो किससे गुणा करेंगे, अपन 32 से गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से कितना मिलेगा, 1600 अपन को मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अब यहां से कोई दिमाग लगाना चाहे तो अनुपात को देखकर भी दिमाग लगा सकता था, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि यहां से बात को समझना, भाई अपन को बी का निकालना था तो बी का अनुपात कितना था, 16 था। मतलब ऐसी संख्या चाहिए थी जो अपन को 32 का मल्टीपल होता। तो 32 का मल्टीपल देखो यहां से कौन बना रहा था, 1600 बना रहा था। लेकिन कभी कभार 2-2 3-3 ऑप्शन भी आ जाते हैं, तो आप अगर श्योर हो ना कि इस सवाल में इतनी सी कैलकुलेशन करने से पूरा का पूरा उत्तर निकलेगा, तो पूरा ही निकाल लिया करो। क्योंकि 2-2 ऑप्शन अगर ऐसे मिल गए तो फिर जबरदस्ती गलती हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए चलिए करिए। देखो यहां पर जो समय 3 साल देके रखा है, तो आप अभी 3 साल के हिसाब से चीजों को बनाएंगे, बनाइए। हो गया। चलिए देखो यहां पर सवाल में बोला गया था कि एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8,000 का निवेश किया, वाई ने 10,000 का निवेश किया, और 6 महीने के बाद जेड ने 6,000 का निवेश किया 3 वर्षों में। अब यहां पर जो सवाल में समय था वो 3 वर्ष दे के रखा था, ठीक है ना। अब इन 3 वर्षों को अपन कितना बोलेंगे, 6 महीने बोलेंगे। जब भी पार्टनरशिप के सवाल आते हैं तो हमेशा महीने में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां से जो जेड था उसने 6 महीने के बाद निवेश किया, तो फिर आपको 36 में से क्या घटाना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से ए बोला, यहां से बी और यहां से सी, रुपए, यहां से समय, और यहां से कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर लाभ मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखो सवाल में अपन को बोला गया था भाई एक्स और वाई का निवेश कितना कितना था, 8,000, और यहां से 10,000, और जेड का कितना था, 6,000 था। तो एक्स का निवेश था 8,000, तो यहां से 8 लिख लो। आप बोलेंगे सर वाई का 10,000 था, 10 से लिख लो, और जेड का 6,000 था, यहां से क्या लिख लो, 6 लिख लो, ठीक है ना। क्योंकि सबके पीछे की जो 3 जीरो थी वो मैंने हटा दी। आप बोलेंगे सर यहां पर 3 जीरो, यहां पर भी 3 जीरो, यहां पर भी 3 जीरो हटाएंगे तो 8 10 6 बचेगा। इनको और भी काट लो, जैसे ही इनको काटेंगे तो 4 5 और कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इनके निवेश का जो अनुपात है वो यहां से कितना निकल के आ गया, 4 5 और 3 आ गया। पूरी पूरी राशि लेकर मत चलो, नहीं तो फिर कैलकुलेशन बढ़ेगी, ठीक है ना। चलिए
अब यहां से समय के बारे में क्या बोला गया था? अच्छा, समय के बारे में मुझे बताइए, क्या एक्स और वाई के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं बोला। तो पूरा पूरा समय लेकर चलो। इस ए का समय, अच्छा एक्स वाई था, यहां पर एक्स था, यहां पर वाई है, यहां पर जेड है, ठीक है ना। चलिए, सवाल में एक्स और वाई के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो आप बोलेंगे सर एक्स का भी समय 36 लेकर चलेंगे और वाई का भी समय कितना लेकर चलेंगे? 36 लेकर चलेंगे। लेकिन जेड बिजनेस में कब आया, इसके बारे में बोला गया था। देखो, सवाल में बोला गया था कि 6 महीने के बाद कौन आ गया? जेड भी आ गया था। तो इस जेड का समय कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे टोटल 36 महीने हैं, 6 महीने तो बिजनेस में रहा ही नहीं, तो टोटल मिलाकर जेड का समय कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से इनको काट के छोटा कर लो। आप बोलेंगे सर 6 से काटा 6 बार, 6 से काटा 6 बार, 6 से काटा 5 बार। अब गुणा करिए। देखो, 4 को 6 से गुणा करेंगे 24, 5 को 6 से गुणा करेंगे यहां से 30, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15। इनको भी काटना चाहो तो काट लो, नहीं काटोगे तो भी वही मिलेगा उत्तर, ठीक है ना। जैसे 3 से काटेंगे 8 बार, 3 से काटेंगे 10 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, नहीं भी काटेंगे तो भी उत्तर वही मिलेगा। काट देंगे तो बाद में भी काटना पड़ेगा, वो तो नहीं, अभी नहीं काटोगे तो, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से टोटल मिलाकर जो लाभ था वो कितने का देके रखा था? 9660। तो यहां से एक इकाई का मान निकालो। देखो कैसे, 9660 को ऊपर रखा, बटे में क्या रखेंगे? आप बोलेंगे सर बटे में रखेंगे 23 को रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, कटेगा क्या? देखो, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई कितनी बार कटेगा? आप बोलेंगे 23 इसको कितनी बार काटेगा? देखो, यहां से 3 से काटेंगे, यहां से 4 से काट लो, 4 तिया 12, मतलब यहां से 92, ठीक है ना। यहां से 4 से काटेंगे तो 92 कटा, यहां से कितना बचा? 4 बचा। 46 में 23 का भाग देंगे 2, मतलब कितनी बार कट जाएगा? 420 बार कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर एक इकाई का मान 420 है तो सवाल में किसके बारे में पूछा था? जेड के बारे में। देखो, जेड का हिस्सा कितना था? 5 था। जैसे 5 से गुणा करेंगे तो यहां से कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर 2100 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सवालों में वही एक कॉन्सेप्ट लगेगा बार बार, ठीक है ना। चलिए, तो कोई सा भी सवाल आता है पार्टनरशिप का, कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा। बस आपको जो निवेश है उसका क्या लिखना है? अनुपात। और यहां से जो समय है उनका भी क्या लिख लो? काट के लिख लो, ठीक है ना। चलिए, अब देखो, इतनी बड़ी बड़ी संख्या आपको दे के रखा था, ग्रुप डी के सवाल सच में ही बहुत बढ़िया पूछे गए थे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे के रखा था तो आप इसको लेकर मत चलना, आप इनको काटिए। अगर उनको लेकर चलेंगे तो फिर आपका कैलकुलेशन बढ़ेगी, ठीक है ना। ये जो आपको निवेश दे के रखा है इनको आपको काटना पड़ेगा। जैसे आप लोग काटेंगे ना वो छोटा हो जाएगा। काटे एक बार। सवाल में बोला गया था उर्मी और लोकेश ने क्रमशः 11,250 और 13,125 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने के बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। अब सवाल में देखो, इस सवाल में खास बात क्या थी? इस सवाल की खास बात यह है कि सवाल में अपन को यह नहीं बोला कि किसने अपना पैसा निकाल लिया, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां पर बोला गया था कि 12 महीनों के लाभ में दोनों का किस अनुपात में बांटेंगे। इस सवाल की खास बात यह थी कि अपन को यहां पर बोला नहीं गया कि कौन से आदमी ने अपना पैसा निकाल लिया। तो ऐसे सवालों में दो दो कंडीशन बनती है, ठीक है ना। चलिए, ऐसे सवालों में जिसमें अपन को नहीं देके रखा कि किसने पैसा निकाला, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा बोला गया था कि वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक ने
अब अपन को ये नहीं पता भाई इनमें से वो एक कौन था। तो ऐसे सवालों में दो दो कंडीशन बनती हैं, उन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक आपके ऑप्शन में प्रेजेंट रहेगा हमेशा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से बात को समझना। हो सके जैसे आपका कितना आया 9:7, तो ये 9:7 आपके ऑप्शन में प्रेजेंट ही नहीं हो, ठीक है ना। चलिए तो यहां से देखो चीजों को कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर यहां से उर्मी और यहां से कौन था, आप बोलेंगे सर लोकेश था, ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखो यहां से अपन लिखेंगे रुपए का निवेश, यहां से अपन लिखेंगे समय, और यहां से अपन बोलेंगे भाई लाभ का निवेश, ठीक है ना। चलिए अब यहां से जो अपन को इनका निवेश देके रखा है, इनको इतना बड़ा बड़ा लेकर मत चलो, इनको काट के छोटा करो। बताइए कितना हो जाएगा, 11,250 और 13,125। इन दोनों को आप लोग क्या करो, इतना बड़ा बड़ा लेकर मत चलो, इनको काट कर छोटा करो, ठीक है ना। चलिए देखो कैसे काटेंगे। देखो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर पीछे वाले दो अंकों में, बात को समझना, आपको भाजकता के नियम सिखाए हैं क्या। चलिए अगर पीछे वाली दो संख्या में 25 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 25 का भाग जाएगा, ठीक है ना। अगर पीछे वाले दो अंकों में 25 का भाग चला गया तो फिर पूरी संख्या में किसका भाग जाता है, 25 का। देखो पीछे वाले दो अंक 50 थे, 25 से कट रहा था, पीछे वाले दो अंक 25 थे, 25 से कट रहा था। कोई चाहे कि सर मैं तो 25 से नहीं काटना चाहता, फिर आप 5 से काटिए, ठीक है ना। चलिए लेकिन कोशिश करो थोड़ी बड़ी संख्या से काटोगे तो कम काटना पड़ेगा। देखो यहां से काटिए, 25 चौके 100, कितना बचा 12, 25 पंजे 125, 450 बार कटा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, कितना बचा 6 बचा, 25 दूनी 50, 12 बचा, तो यहां से कितने बार कट जाएगा, 525 बार, ठीक है ना। क्या ये संख्या वापस 25 से कट रही है क्या, बिल्कुल कट रही थी, क्योंकि पीछे वाले अगर दोनों अंकों का, पीछे वाले दोनों अंकों में अगर 25 का भाग जाता है तो 25 से कटेगी, ठीक है ना। चलिए बाकी आपकी इच्छा पड़े कि सर मैं तो 25 से नहीं काटना चाहता, छोटी संख्या से काट दो, आप बोलेंगे सर यहां से इसको 5 से काट दो, कितने बार कटेगा, 90 बार। यहां से 5 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 105 बार। देखो यहां से 6 से काट दो, 6 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 15 बार। 6 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 6 से नहीं कट रहा है ना। यहां से 5 से काट दो, और भी 5 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 18 बार। 5 से काटेंगे तो 21 बार। 3 से काटेंगे तो 6 बार। 3 से काटेंगे तो 7 बार। तो ये जो अनुपात था ये कितना निकल के आ गया, 6:7, ठीक है ना। तो ये जो अपन को बड़े बड़े रुपए देकर रखा था, इनको नहीं लिखकर अपन क्या लिखेंगे, यहां से 6:7 लिखेंगे। अब यहां से बस आप लोग क्या लिख दो, इनके रुपए के बारे में लिख दो। देखो कैसे लिखेंगे, सवाल में देखो टोटल महीना कितना देके रखा था, 8 महीना देके रखा था। अब यहां से मैं आपको इस सवाल की खासियत समझाता हूं, ठीक है ना। जैसे सवाल में बोला गया था इनमें से एक ने 5 माह बाद पैसा निकाल लिया, कुल समय 12 माह देके रखा है। चलिए जैसे यहां पर दो आदमी हैं, आप मुझे बताइए यहां पर दो आदमी हैं, क्या आप इन दोनों का जो समय है वो लिख सकते हैं क्या। देखो यहां से बात को समझो, कुल समय 12 महीना है, और यहां से अपन को क्या बोला है, इनमें से एक ने 5 महीने के बाद पैसा निकाल लिया, क्या इन दोनों का जो समय है उनके बारे में लिख सकते हैं क्या। बताइए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। चलिए देखो यहां से पहली बात तो ये समझो भाई,
पैसा एक ने निकाला है, बात समझ में आ रही है, दोनों ने पैसा नहीं निकाला, पैसा किसी एक ने निकाला है। तो एक आदमी तो वो रहेगा जिसका पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगेगा, ठीक है ना। लेकिन एक आदमी वो था जिसने 5 महीने के बाद पैसा निकाल लिया, मतलब दूसरे आदमी का पैसा कितने महीने के लिए लगेगा, 5 महीने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर एक आदमी का पैसा लगेगा 12 महीने के लिए और एक आदमी का पैसा कितने महीने के लिए रहेगा, 5 के लिए रहेगा। लेकिन अपन को क्या ये पता है क्या कि किसका पैसा 12 महीने के लिए, किसका महीना 5 महीने के लिए, ठीक है ना। चलिए, अगर ऐसी सिचुएशन आती है ना कि अपन को कंफर्म नहीं करके रखा कि किसका पैसा कितने समय के लिए, तो एक बार समय का अनुपात ये लेकर चलना और एक बार समय का अनुपात क्या लेकर चलेंगे, 5:12। ये दोनों ही कंडीशन से आपको क्या निकालना पड़ेगा, उत्तर निकालना पड़ेगा। फिर जो भी आपके ऑप्शन में प्रेजेंट हो वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे इस सवाल में आप बोलेंगे सर एक का पैसा रहेगा 12 महीने के लिए, ठीक है ना। चलिए, और एक ने 8 महीने के बाद पैसा निकाल लिया, तो फिर दूसरे का इधर लिखता हूं मैं अलग से, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर एक का पैसा तो रहा 12 महीने के लिए, दूसरे आदमी ने मतलब दोनों में से किसी एक ने 8 महीने के बाद पैसा निकाल लिया, तो एक आदमी का पैसा तो पूरे ही 12 महीने के लिए रहेगा और एक का किसके लिए रहेगा, 8 महीने के लिए। जैसे आप इनको काटेंगे तो यहां से समय का जो अनुपात है वो कितना बनेगा, 3:2। अब ऐसे सवाल में क्या करेंगे, एक बार आप अनुपात लेकर चलेंगे 3:2। देखो सीधा सीधा गुणा करो, देखो यहां से काटिए, क्या ये अनुपात आपके ऑप्शन में प्रेजेंट है क्या, आप बोलेंगे सर प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये अनुपात आपके ऑप्शन में प्रेजेंट ही नहीं हो, बात समझ में आ रही है। चलिए, ऐसा भी हो सकता था कि ये जो अनुपात अपन ने लिखा है ये अपने ऑप्शन में प्रेजेंट ही नहीं हो। फिर ये जो 3 और 2 आपने लिखा है ना, इसको क्या कर लेंगे, आप उल्टा कर लो, ठीक है ना। ये जो 3 और 2 आपने लिखा है इसको आप लोग क्या करेंगे, उल्टा कर लो। अब यहां से करिए 12 और यहां से 21, जैसे 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, तो फिर कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट होगा, 4:7 होगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों में से एक ही प्रेजेंट होगा, दोनों नहीं होंगे। जैसे क्या ये जो 4 ऑप्शन थे इसमें 4:7 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, दोनों में से एक ही होगा। हो सके 9:7 प्रेजेंट नहीं हो तो फिर उल्टा कर लेना, करोगे तो फिर ये वाला हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर तो आप बोलेंगे बिल्कुल दोनों ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस सवाल में अपन को बोला नहीं गया कि किसने पैसा निकाला, ठीक है ना। इस वजह से इस सवाल में अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों ही कंडीशन को अपन को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस सवाल के हिसाब से तो अपन को ऑप्शन मिल रहा था 9:7, तो उत्तर हो जाएगा। लेकिन 9:7 नहीं प्रेजेंट होना तो 3 और 2 को उल्टा कर लेना, फिर यहां से हल करना, तो फिर अपन को मिल जाएगा ऑप्शन में, ठीक है ना। चलिए, बाकी पार्टनरशिप खत्म हो गया, इतना बढ़िया से पढ़िएगा। और अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे आयु वाला चैप्टर, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, एक सवाल वहां से भी बनता है, ठीक है ना। जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसी को 10 बार रिवीजन करना, पेपर में नया सवाल नहीं आएगा, इसी को 10 बार रिवीजन करना। और अपने प्रीवियस ईयर के ज्यादातर सवाल तो मैंने करवा दिया, लेकिन थोड़े बहुत सवाल जो प्रीवियस ईयर के बचे हैं वो आप लोग खुद करिएगा, ठीक है ना। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी नहीं बचा, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।